हेलो एवरीवन, वेलकम टू रेशमी एजुकेशनल सोसाइटी। तो ये हमारा वेक्टर का लेक्चर थर्ड है। ओके, किसका? वेक्टर का। तो इसमें हम क्या देख रहे हैं, वेक्टर में जो है मेंस और हमारा बोर्ड लेवल का जितना भी कॉन्सेप्ट है और क्वेश्चन है उसको लेकर के हम फोकस कर रहे हैं। ठीक है, तो ये हमारा लेक्चर थर्ड है। तो लेक्चर टू तक हम क्वेश्चन कुछ मतलब कि डॉट प्रोडक्ट का अच्छा खासा कॉन्सेप्ट कंप्लीट कर चुके थे। तो इस वीडियो में हम क्रॉस प्रोडक्ट स्टार्ट करेंगे, लेकिन उसको स्टार्ट करने से पहले हम चाहते हैं कि एक दो छोटा मोटा या बढ़िया सा क्वेश्चन कर लेते हैं, उसके बाद हम चलेंगे आगे उसमें। ठीक है, तो आगे बढ़ने से पहले हम चाहते हैं कि अच्छा खासा एक दो क्वेश्चन कर लेते हैं, बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन देख लेते हैं एक दो, उसके बाद क्रॉस प्रोडक्ट स्टार्ट करेंगे। उससे क्या होगा कि हमारा डॉट प्रोडक्ट भी रिवीजन में आ जाएगा। ठीक है ना? तो स्टार्ट करते हैं किसी क्वेश्चन से। जैसे ठीक है, क्वेश्चन लेते हैं जिसमें हम क्या करेंगे कि तुम्हें वेक्टर बी दिए हुए हैं। ठीक है ना? जिसमें हम क्या किए, वेक्टर बी तुम्हें दे दिए। वेक्टर बी इक्वल टू आई कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप। ठीक है, एंड वेक्टर सी इक्वल टू माइनस आई कैप प्लस टू जे कैप। ठीक है, और प्लस के कैप। एंड ए क्रॉस बी जो है ना, वेक्टर ए क्रॉस बी, ये किसके इक्वल है? वेक्टर ए क्रॉस सी के इक्वल है। ठीक है, एंड और इंफॉर्मेशन दे रखा है क्या चीज, कि वेक्टर ए डॉट डॉट प्रोडक्ट है किसके साथ? माइनस आई कैप और ले लो प्लस जे कैप प्लस 4 के कैप के साथ। डॉट प्रोडक्ट 2 है, तो हमसे क्या पूछ रहा है कि फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर है, यानी कि सिंपल मैग्नीट्यूड ऐसे ही थोड़े फाइंड कर लेंगे। मैग्नीट्यूड फाइंड करने के लिए पहले वेक्टर ए चाहिए, उसके बाद तो मैग्नीट्यूड उसका फाइंड करेंगे। ये एक छोटा सा प्यारा सा क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करते हैं, इसको देखते हैं। ठीक है, हमारे पास क्या क्या इन्फॉर्मेशन दे रखा है। हमारे पास दिया हुआ है बी वेक्टर, वेक्टर सी गिवन है। ठीक है, उसके बाद ए और बी में, ए बी सी में कुछ रिलेशन दिया हुआ है जिसमें वेक्टर ए क्रॉस बी। अच्छा, ए क्रॉस बी क्या है? हमें पता है कि यदि दो वेक्टर है हमारा, मान के चलो कि ये वेक्टर ए इधर है और ये वेक्टर बी जस्ट इसके परपेंडिकुलर है, तो इसका परपेंडिकुलर या इसी के प्लेन में, ऐसा बोल दो। परपेंडिकुलर जरूरी नहीं है, ये चीज जरूरी नहीं है। हाँ, लेकिन ए बी क्या है? एक्स वाई प्लेन में, दोनों सेम प्लेन में। एक्स वाई में है तो एक्स वाई में होगा, जेड में, यानी कि ए वेक्टर ए और वेक्टर बी सेम प्लेन में है। तब जो इनका क्रॉस प्रोडक्ट होगा, वेक्टर जो होगा ए क्रॉस बी, वो इस प्लेन के परपेंडिकुलर, जिस प्लेन में वेक्टर ए और वेक्टर बी हैं उस प्लेन में वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी नहीं होगा, उसके परपेंडिकुलर वाले प्लेन में होगा। यदि मान के चलो, यदि हमारा ए क्रॉस बी जो है, सॉरी, वेक्टर ए और वेक्टर बी हमारा एक्स वाई प्लेन में है। ठीक है, तो वेक्टर ए क्रॉस बी जो है ना, ये एक्स वाई प्लेन में नहीं होगा। बात समझ में आ रही है? ये एक्स वाई प्लेन में नहीं होगा, ये एक्स वाई प्लेन के परपेंडिकुलर प्लेन में होगा, यानी कि प्लस जेड और माइनस जेड वाले में होगा। ठीक है ना? तो ये सीन आता है। अब इस कॉन्सेप्ट को समझो, ये जो हमसे बोल रहा है इस कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करो। अच्छा, उधर नहीं जाते, थोड़ा मैथमेटिकली खेलते हैं। ठीक है, वो चीज़ समझ में आ गया कि दोनों परपेंडिकुलर किस तरीके से क्रॉस प्रोडक्ट क्या है और इंडिविजुअली देखें। थोड़ा सा मैथमेटिकली खेलें तो ये जो गिवन है इक्वल टू ए क्रॉस सी, हम क्या करते हैं ना कि वेक्टर ए क्रॉस बी को ना इस साइड ला देते हैं, माइनस में वेक्टर ए क्रॉस सी, क्योंकि अभी हमारा कुछ काम बनता हुआ नहीं दिख रहा है, उससे हम ज़्यादा कुछ अंदाज़ा नहीं लगा पा रहे हैं अभी। ठीक है, हम सोच रहे हैं कि कुछ रिड्यूस होकर के हमें मिले। यहाँ से हमें क्या दिख रहा है कि वेक्टर ए कॉमन है और वेक्टर बी माइनस वेक्टर सी अंदर में हो गया। अच्छा, ये क्रॉस प्रोडक्ट है।
वेक्टर ए क्रॉस ना इसके बीच में, तो वेक्टर बी माइनस वेक्टर सी इक्वल टू 0 हुआ। अच्छा, यहाँ तक क्लियर है। तो हम पिछले वीडियो में एक चीज़ तुम्हें बताया थे, पिछले वीडियो में हमने एक चीज़ किया था, ठीक है, इस चीज़ को समझेंगे अभी हम, ठीक है। तो पिछले वीडियो में हम एक छोटा सा कॉन्सेप्ट किए थे, क्या किए थे कि यदि वेक्टर ए डॉट बी 0 है तो हम बोल सकते हैं कि वेक्टर ए परपेंडिकुलर टू वेक्टर बी है। कब? वेक्टर ए जो है परपेंडिकुलर टू वेक्टर बी है कब? जब गिवन हो कि ए वेक्टर जो है वो 0 नहीं, यानी कि वेक्टर ए ना ही 0 है ना ही वेक्टर बी 0 है, ठीक। और यदि हमारा ए क्रॉस बी 0 हो तो हम ये बोल सकते हैं कि वेक्टर ए जो है वो पैरेलल टू वेक्टर बी है। गिवन ये होना चाहिए कि वेक्टर ए और वेक्टर बी दोनों ही केस में क्या गिवन है ना, दोनों ही केस में गिवन है कि वेक्टर ए वेक्टर बी के इक्वल नहीं है, 0 नहीं है, ठीक है। ना ही वेक्टर ए 0 है ना ही वेक्टर बी 0 है। लेकिन दूसरे केस में वेक्टर से नहीं मतलब है, दूसरे केस में मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए वेक्टर बी से मतलब है, ठीक है। तो इसलिए इसको इधर कर दो। और इस केस में क्या कंडीशन है, क्या गिवन है, इस केस में गिवन वाला कंडीशन है ना कि मैग्नीट्यूड से मतलब है। क्यों मतलब है? क्योंकि अभी तुम जब इसका क्रॉस प्रोडक्ट में देखोगे तो इसको ओपन करोगे तो वेक्टर से हमें कोई मतलब नहीं, क्योंकि ये स्केलर है। ये क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है? स्केलर होता है। ये 0 होना चाहिए। तो जब ये कंडीशन हमारे पास गिवन हो तो हम यही चीज़ दोनों से हम समझ पाते हैं कि यदि डॉट प्रोडक्ट 0 है तो परपेंडिकुलर है, क्रॉस प्रोडक्ट 0 है तो पैरेलल है। तो हम बोल सकते हैं यहाँ से, अच्छा ये तो चीज़ समझ में आ गया कि डिस्ट्रीब्यूटिव लॉग लगा करके हो गया। तो अब हम यहाँ से क्या बोल सकते हैं कि आपस में क्रॉस प्रोडक्ट यदि 0 है, इसको देखते हुए तो वेक्टर ए जो है ये पैरेलल टू वेक्टर बी माइनस वेक्टर सी है। हाँ या ना? बात समझ में आ रही है? क्या है? पैरेलल है। तो अच्छा, जब पैरेलल वाला कंडीशन हम बहुत स्टार्टिंग में ही समझे थे कि यदि पैरेलल है उसको इक्वेट करने के लिए हम लैम्डा से मल्टीप्लाई कर देते हैं, वेक्टर बी माइनस वेक्टर सी, ठीक है। अब हमारे पास वेक्टर बी भी नोन है और वेक्टर सी भी नोन है, तो वेक्टर बी माइनस सी नहीं निकाल सकते हैं। तो बी माइनस सी कर दो, क्या हो जाएगा? आई माइनस ऑफ माइनस आई, ये क्या हो जाएगा? 2i कैप होगा। उसके बाद प्लस जे माइनस 2 यानी माइनस जे कैप, ये माइनस ऑफ माइनस माइनस ऑफ 2k कैप, ये हो गया। तो अब यहां से हम क्या बोल सकते हैं कि वेक्टर ए जो है वो लैम्डा टाइम्स ऑफ 2i कैप माइनस जे कैप माइनस 2k कैप है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, इसको इरेज कर देते हैं क्योंकि ये ऑलरेडी हम पिछले क्लास में मेंशन करवा चुके हैं, ठीक है। नहीं करवाए होंगे तो समझ में आ गया होगा, है ना। तो ज़्यादा टेंशन भी नहीं लेना है। कुछ छूट जाता है कमेंट कर दो, आई विल कवर दैट पर्टिकुलर टॉपिक इन द नेक्स्ट पार्ट, ओके। तो डोंट टेक टेंशन नहीं लेने का है, ठीक है। तो यहाँ तक क्लियर है हर चीज़। तो भाई यहाँ तक ए डॉट ये बोल दिया। अब देखो, अब दूसरा इन्फॉर्मेशन को पकड़ो। दूसरा इन्फॉर्मेशन बोल रहा है ना कि ए का डॉट प्रोडक्ट, वेक्टर ए का डॉट प्रोडक्ट है ना, ये डॉट प्रोडक्ट है किसके साथ? इसके साथ, वो 2 है, ठीक है भाई। तो यहाँ से हम दूसरा कंडीशन लगा देते हैं, क्या चीज़? तो वेक्टर ए हमारे पास क्या है? वेक्टर ए हमारे पास यही तो है, 2i कैप माइनस जे कैप माइनस 2k कैप, यही तो है हमारे पास। और इसी का डॉट प्रोडक्ट चाहिए माइनस ऑफ आई प्लस जे प्लस 4k कैप, है कि नहीं? और ये 2 है, ले हो गया, काम बन गया। तो भाई यहाँ डॉट प्रोडक्ट तो लैम्डा बाहर कर दो। तो डॉट प्रोडक्ट में क्या होता है? डायरेक्ट मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो -2 -1 है ना, और -8 इक्वल टू 2। डॉट प्रोडक्ट यही तो होता है। तो यहाँ पे जब करोगे तो लैम्डा ये कितना हो जाएगा? सब तो माइनस में, तो माइनस हमको लगता है -11 इक्वल टू 2, ठीक है। तो माइनस ऑफ 11 लैम्डा इक्वल टू 2, तो लैम्डा यहाँ से निकल गया, क्या चीज़? तो -2/11। बात क्लियर है। अब लैम्डा आ गया तो लैम्डा हम क्या करेंगे? लैम्डा हम इस वेक्टर ए में पुट कर देंगे, और लैम्डा जैसे ही पुट करेंगे देखो आंसर आता हुआ दिख रहा है। अब लैम्डा बस पुट करना है। तो वेक्टर ए हमारा अब क्या बन गया? वेक्टर ए देखो लैम्डा -2/11 इंटू 2i कैप माइनस जे कैप माइनस 2k कैप।
और मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं ये सभी को पता है। मैग्नीट्यूड अपन लोग कैसे निकालते हैं सबको पता है। यदि नहीं ऐसे नहीं कर सकते तो मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हो जाएगा -4/11 आई कैप, ये हो जाएगा +2/11 जे कैप, और इधर हो जाएगा +4/11 के कैप। और हमें पता है कि जब मैग्नीट्यूड निकालना होता है तो अंडर रूट में क्या करते हैं, सबके कोफिशिएंट का स्क्वायर, तो -4/11 का स्क्वायर +2/11 का स्क्वायर +4/11 का स्क्वायर, है कि नहीं है। अब देखो 11 का स्क्वायर कॉमन आ जाएगा तो बाहर में 11 आ जाएगा, इसमें आपस में 11 का स्क्वायर कॉमन तो बाहर में 11, तो सब जब तुम कैलकुलेट करोगे फाइनली करके तो ये तुम्हें -6/11 मिलेगा मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर है। ठीक है, फाइनली जब तुम सॉल्व करोगे तो तुम्हें ये चीज़ दिखेगा, यही उसका फाइनल आंसर होगा। तो काफ़ी इजी है, इंटरेस्टिंग है, सारा इन्फॉर्मेशन गिवन है, बस हमको थोड़ा थोड़ा अपने कॉन्सेप्ट जो हम बताते चल रहे हैं क्लासेस में उसको अपने दिमाग में रखना है। ठीक है, उसे पकड़ कर रखना है कि हाँ ये चीज़ बताया गया था, पैरेलल वाला कंडीशन दिख रहा है तो यहाँ ये चीज़ अप्लाई करना है, ऐसे करना है। ठीक है, मैथ में कहीं रुकना नहीं है, ज़्यादा सोचना नहीं है, करते चलो, ऑटोमेटिक तुम्हें वो क्या करेगा, आंसर के पास ले जाएगा। ठीक है, एक और क्वेश्चन करते हैं, उसके बाद चलेंगे वेक्टर पर। ठीक है, तो एक और क्वेश्चन ले लो। देखो क्वेश्चन इस बार है कि इफ प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए का प्रोजेक्शन ऑन किस पर, तो आई कैप -2j कैप -2k कैप इज 2 यूनिट। ठीक है, 2 यूनिट है, एंड वेक्टर a क्रॉस b इज इक्वल टू 3 वेक्टर c क्रॉस a। ठीक है, और वेक्टर b इक्वल टू गिवन है -i कैप -j कैप +2k कैप। ठीक है ना, और तुम्हें वेक्टर c भी दे रहा हूँ। ठीक है, वेक्टर c भी दे देते हैं, वो है 4i कैप और ले लो +j कैप +k कैप, कुछ इस तरीके से है। तुम्हें क्या करना है कि फाइंड करो, कुछ भी दे देते हैं, वेक्टर a डॉट है ना -i कैप, किसी के साथ डॉट प्रोडक्ट करवा देते हैं 3k कैप, ये तुम फाइंड करो। फिर उसी टाइप का क्वेश्चन है, ज़्यादा इधर उधर घूमना नहीं है, बस पॉइंट टू पॉइंट रहना है। क्या बोला है कि वेक्टर a का प्रोजेक्शन, देखो इस बार लैंग्वेज में ये कुछ लिखा है कि वेक्टर a का जो प्रोजेक्शन है वो 2 यूनिट है, किस पर, इसके ऊपर। एंड ये देखो एक इन्फॉर्मेशन यहाँ गिवन है और वेक्टर बी सी गिवन है, तो पहले आ जाओ ये जो इन्फॉर्मेशन गिवन है वेक्टर a क्रॉस b, क्योंकि यहाँ से हो सकता है कुछ a के बारे में हमें क्लू मिले। वैसे तो हम यहाँ से यदि ये नहीं गिवन होता, ये नहीं होता तो हम सोचते हैं कुछ, लेकिन ये गिवन है तो हम क्या करेंगे, यहाँ से ये चीज़ गिवन है ना तो हम यहाँ से a निकालने की कोशिश करेंगे, यानी कि हो सकता है कुछ a रिलेट होकर के मिल जाए b और c से। लेकिन यदि ये चीज़ गिवन नहीं होता तो हम वेक्टर a को अपने से मानते xi कैप yj कैप +zk कैप। लेकिन ये चीज़ गिवन है तो हम यहाँ से कोशिश करते हैं, यदि मिल जाए तो बढ़िया है, नहीं मिले तो फिर अपना है ही। तो यहाँ से हम देखते हैं, कोशिश करते हैं कि वेक्टर a कुछ b और c से रिलेट होकर के आ जाए, ताकि हमें ज़्यादा अननोन नहीं मानना पड़े। जब जो xi कैप yj कैप मानेंगे तो भाई उधर 3 अननोन हो जाएगा, फिर 3 इक्वेशन चाहिए, तो 3 इक्वेशन तो हमारे इधर क्वेश्चन में दिख नहीं रहा है। तो इधर से इस चीज़ से कंफर्म होते हैं कि ये चीज़ जो इन्फॉर्मेशन हमें गिवन है, ये वाला ये चीज़ उसी के लिए गिवन है कि हम यहाँ से वेक्टर a वगैरह निकालें, फिर उस वेक्टर a का यूज़ करें इसके साथ, डॉट प्रोडक्ट इक्वल टू 2 है, फाइनली हम वेक्टर a मिल जाएगा तो उसके बाद डॉट प्रोडक्ट निकाल लेंगे। तो a क्रॉस b हमारे पास गिवन है कुछ इस तरीके से, तो गिवन है तो भाई बहुत बढ़िया बात है कि नहीं, गिवन है तो बहुत अच्छी बात है। तो इधर से a क्रॉस b हो गया, इधर जब आएगा तो ये माइनस में हो जाएगा इक्वल टू 0, किसी भी तरीके की परेशानी नहीं है भाई, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। अब यहाँ पे देखो वेक्टर में एक चीज़ होता है ना कि जब तुम्हें कॉमन लेना है ना तो दोनों एक ही साइड में, जैसे वेक्टर a इधर लेफ्ट साइड में है b से, लेकिन यहाँ पे 2 ही चीज़ है, लेकिन इधर में वेक्टर जो है a वो लेफ्ट में नहीं है।
तो हमें क्या करना पड़ेगा कि वेक्टर ए को पहले इसी साइड लाना पड़ेगा, तब जाके हम ए कॉमन ले सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे तुम एक पॉइंट जैसा लिख लो, है ना। यहाँ पे हम तुम्हें एक पॉइंट नोट करवा देते हैं ताकि तुम्हारे ध्यान में रहेगा हमेशा। लिख देना कि इफ वेक्टर ए कॉमन लेना है, ठीक है। यदि इफ के जगह यदि कर दो। देखो अपने लैंग्वेज में लिखने का मजा ही कुछ और है, ठीक है ना। अपनापन का फील आता है एंड वी बेटर स्टैंड फ्रॉम दैट, ओके। तो जब ए कॉमन लेना है तो क्या करेंगे, लेना है तो क्या करेंगे भाई, इसको ना माइनस ऑफ 3 वेक्टर सी क्रॉस ए में भी, ठीक है। कि अच्छा ये माइनस हमको लगता है कि हाँ माइनस तो इसी के साथ है, ठीक है। क्या करना है, में भी वेक्टर ए कहाँ होना चाहिए, वेक्टर ए लेफ्ट में होना चाहिए, लेफ्ट में होना चाहिए। बात क्लियर है। इसमें भी, इस वाले में भी वेक्टर ए कहाँ होना चाहिए, लेफ्ट में होनी चाहिए। तब लेफ्ट में होगा तब कॉमन लेंगे, तब क्या कर देंगे, क्योंकि ए क्रॉस बी में अपने मन से हम थोड़े वेक्टर ए को लेफ्ट में कर रहे हैं, अपने मन से थोड़े कर रहे हैं। हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वेक्टर ए क्रॉस बी में भी वेक्टर ए कहाँ है, वेक्टर ए लेफ्ट में है। बात क्लियर है। तो कॉमन लेने के लिए एक चीज यहां से क्या हमें पता चला, कॉमन लेने के लिए क्या करेगा, सेम साइड में होना चाहिए। कॉमन लेने के लिए वेक्टर मतलब कि एक दूसरे के रिस्पेक्ट में सेम साइड में होना चाहिए, ठीक है। अपने भाषा में लिख लेना, सेम साइड में होना चाहिए, ठीक है। तो इसको हम अपने लैंग्वेज में लिख लिए हैं, बाकी तुम लोग देख लेना तुम्हारा लैंग्वेज क्या है, कैसा है ना। मेरे को भाई मेरे लैंग्वेज में ही अच्छा लगता है ना। तो बाकी अपना देख लेना सब, ठीक है। तो आते हैं फिर क्वेश्चन पे। तो एक साइड में करते हैं भाई। तो एक साइड में करने के लिए क्या करना पड़ेगा, माइनस से। तो यहाँ पे वो एक चीज़ और लिख लो कि जब एक साइड में करना होता है तो हम क्या करेंगे कि वेक्टर ए क्रॉस बी जो है इक्वल टू माइनस ऑफ वेक्टर बी क्रॉस ए होता है, यानी दोनों आपस में इक्वल है। बात समझ में आ गई। तो सेम काम यहाँ पे भी करेंगे। क्या करेंगे भाई, तो ए क्रॉस बी जो है ना, तो ये माइनस ऑफ -3 वेक्टर सी क्रॉस ए इक्वल टू 0। अब यहाँ फाइनली क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, +3 वेक्टर सी। अच्छा ये माइनस जब किए ना तो ये चेंज ना हो जाएगा आपस में। बात समझ में आ रही है कैसे यहाँ चेंज हुआ, यहाँ जब माइनस किया तो चेंज ना हुआ, तो यहाँ पे भी जब माइनस करेगा, ये माइनस तो मान चलो ये वाला हो गया, इसको आपस में माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा, वेक्टर ए क्रॉस 3 वेक्टर सी इक्वल टू 0 होगा कि नहीं, कुछ इस तरीके से। तो फिर ये माइनस माइनस प्लस बन गया, वेक्टर ए क्रॉस 3 वेक्टर सी इक्वल टू 0। अब यहाँ से वेक्टर ए कॉमन लेगा तो क्रॉस वेक्टर बी प्लस 3 वेक्टर सी इक्वल टू 0। अच्छा जी, वेक्टर बी प्लस 3 वेक्टर सी करना है तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, वेक्टर बी हमारे पास गिवन है तो उसमें छेड़छाड़ नहीं करेंगे, 3 वेक्टर बी पहले निकालेंगे। तो यहाँ पे हम रुक के थोड़ा सा 3 वेक्टर बी निकालते हैं। तो 3 वेक्टर बी क्या होगा, 3 सब में मल्टीप्लाई कर देंगे तो 12 आई कैप प्लस 3 जे कैप प्लस 3 वेक्टर बी सी है, यहाँ हम गलत लिख दिए हैं, 3 वेक्टर सी है, ठीक है, प्लस 3 वेक्टर के, और दोनों को ऐड कर दो 3 वेक्टर सी। तो यहाँ पे बी प्लस वेक्टर बी प्लस है ना, वेक्टर बी प्लस 3 वेक्टर सी ऐड करो तो 12 है और -1 दैट इज 11 आई कैप, और यहाँ पे 3 - 1 प्लस ऑफ 2 जे कैप प्लस 3 प्लस 2 प्लस 5 के कैप, ठीक। तो ये हम निकाल लिए। तो अब आ जाओ यहाँ पे पुट कर दो, ए क्रॉस वेक्टर बी प्लस सी क्या है, कुछ इस तरीके से है, 11 आई कैप प्लस 2 जे कैप
प्लस 5k कैप, क्या है 11i कैप प्लस 2j कैप प्लस 5k इक्वल टू 0। और अभी पढ़े कि दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट यदि 0 है तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि दोनों वेक्टर क्या है, पैरेलल है। तो इसका मतलब क्या होता है कि वेक्टर ए जो है वो पैरेलल है किसके, इस वेक्टर के पैरेलल है, क्योंकि ये भी तो एक वेक्टर है, तो क्या है इसके पैरेलल है। अब जब दो वेक्टर आपस में पैरेलल है तो हम क्या बोलते हैं कि भाई हम उसको इस तरीके से लिख देते हैं, लैम्डा मान ले कोई कांस्टेंट से मल्टीप्लाई, क्योंकि हमें कभी भी दो वेक्टर पैरेलल है तो हम इक्वल टू लैम्डा समथिंग मल्टीप्लाई करके लिख सकते हैं, ठीक है। ये हम स्ट्रेट लाइन में भी समझते हैं इस तरीके से। तो इक्वल टू लैम्डा 11i कैप 11i कैप प्लस 2j कैप प्लस 5k कैप, ठीक है, इस तरीके से हो गया। तो अब हमें क्या हुआ, फाइनली हम वेक्टर ए हमें मिल गया जो हमें चाहिए था। अब हमें ये मिल गया तो अब हम क्या करेंगे ना, इसी वेक्टर ए का यूज करके डॉट प्रोडक्ट लेंगे, सॉरी इसी का यूज करके हम क्या करेंगे यहाँ प्रोजेक्शन लेंगे वेक्टर बी पे, तो हमें 2 यूनिट मिलेगा। तो देखो डॉट, इस बार डॉट प्रोडक्ट नहीं लेना, इस बार प्रोजेक्शन लेना है। तो प्रोजेक्शन लेने का तरीका थोड़ा अलग होता है, क्या होता है समझो। यदि वेक्टर ए का प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन बी चाहिए, यदि हमें प्रोजेक्शन ऑफ, ये चीज़ हम समझा चुके हैं लेकिन एक बार और समझ लो, यदि हमें चाहिए प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन वेक्टर बी, ए का बी पर प्रोजेक्शन चाहिए, तो इसके लिए हम क्या करते थे, याद है क्या करेंगे भाई, क्या होता है वेक्टर ए डॉट बी डिवाइडेड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी, ये होता है, हाँ या ना, ये तो सबको पता है। तो वही काम करेंगे अभी हम कि प्रोजेक्शन लेना है इसका। तो वेक्टर ए हमारा क्या है, मान लो जी, देखो यहाँ पे क्या है, वेक्टर ए का प्रोजेक्शन चाहिए इस पर, तो हम क्या करेंगे भाई, जिस पर चाहिए होता है वो नीचे होता है, उसका मैग्नीट्यूड नीचे होता है, तो उसका मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, अंडर रूट में क्या हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। देखो हम प्लस प्लस इसलिए ले लिए हैं क्योंकि ये माइनस है, तो -2 का स्क्वायर फाइनली समझ रहे हो ना, +2 ही आएगा। तो तुम्हारे लिए लिख देते हैं, क्या करेंगे भाई डायरेक्ट हम लिख देते हैं 1 + 4 + 4, ठीक है, सबसे बढ़िया हो गया नीचे में। और ऊपर में हमें क्या चाहिए, ए डॉट बी चाहिए, दोनों का डॉट प्रोडक्ट चाहिए, ठीक है। तो दोनों का डॉट प्रोडक्ट ले लो, किसका, ए का, जो वेक्टर ए है हमारे पास, और ये तो वेक्टर क्या है आई कैप -2j कैप -2k कैप, और जो हमारे पास दूसरा वाला वेक्टर है वो कुछ ये है आई कैप -2j कैप -2k कैप -2j कैप -2k कैप। इसका डॉट प्रोडक्ट चाहिए किसके साथ भाई, तो ये लैम्डा 11i कैप प्लस 2j कैप प्लस 5k कैप, इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट चाहिए क्योंकि वही यहाँ लिखना है। तो डॉट प्रोडक्ट देखो क्या हो जाएगा, 11 लैम्डा प्लस, सॉरी माइनस में हो जाएगा ना ये, क्योंकि यहाँ माइनस है, तो ये हो जाएगा -4 लैम्डा, ठीक, और ये हो जाएगा -10 लैम्डा। कोई दिक्कत नहीं भाई, बहुत सुंदर। ये किसके इक्वल है, तो ये 2 के इक्वल है। तो ये कितना हो जाएगा, ऐड करो इसको, तो हो जाएगा तुम्हारा 14 और 14 माइनस, सॉरी हाँ 14 - 11 3, तो ऊपर में हमें क्या मिलेगा, -3 लैम्डा बाई, और ये नीचे भी 3 हो जाएगा इक्वल टू 2। क्लियर है, सही है कि नहीं यार, सब चीज़ सही है ना। सब चीज़ सही होगा, 11 लैम्डा है, ये है वो है, ठीक है। तो यहाँ से -3 लैम्डा इक्वल टू 6 है ना। तो यहाँ से लैम्डा इक्वल टू क्या हो जाएगा, -6/3, या तुम्हारी सहूलियत के लिए हम क्या कर दें कि यहाँ से 3 लैम्डा इक्वल टू माइनस को उधर कर दें, और यहाँ से लैम्डा इक्वल टू -6/3, तो यहाँ से लैम्डा इक्वल टू क्या हो जाएगा, -2।
ठीक है, बढ़िया है। अब लैम्डा मिल गया तो अब यहाँ से हम वेक्टर ए भी लिख सकते हैं। अब यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, वेक्टर ए लिख सकते हैं। क्यों भाई, क्योंकि हमारे पास वेक्टर ए क्या था, लैम्डा टाइम्स 11i कैप प्लस 2j कैप प्लस 5k कैप, ये चीज़ था हमारे पास। तो यहाँ से हो गया -2 कर दो, और हमसे पूछ क्या रहा था क्वेश्चन में, ये डॉट प्रोडक्ट लेना है यार। अब क्या है, कुछ नहीं है। तो हमारे पास वेक्टर ए आ गया फाइनली, -22i कैप -4j कैप -10k कैप, ये आ गया हमारे पास वेक्टर है। और सिंपली इसका तो डॉट प्रोडक्ट ही तो लेना है, यहाँ प्रोजेक्शन का कोई खेला ही नहीं है। किसके साथ, -i -j + 3, -i -j + 3k कैप के साथ डॉट प्रोडक्ट चाहिए। तो वेक्टर ए हमारे पास क्या है भाई, बस अब कैलकुलेशन है इसका। ये क्वेश्चन था जो हमें पूछ रहा था, यहाँ तो क्लियर हो गया। यही पूछ रहा था कि क्या होगा, तो डॉट प्रोडक्ट लेना है किसके साथ, तो इसके साथ। तो डॉट प्रोडक्ट लो तो ये क्या हो जाएगा, +22 है कि नहीं, और ये हो जाएगा +4 माइनस माइनस, और ये हो जाएगा -30। देख लो कितना आया, ये हो गया 26 - 30 दैट इज इक्वल टू -4। तो इस तरीके से क्वेश्चन को अपने स्तर से आगे बढ़ाना है, इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ठीक है। बाकी क्योंकि क्वेश्चन में वेक्टर में क्या होता है ना कि तुम्हारे पास सफिशियंट इन्फॉर्मेशन गिवन रहेगा, तुम्हें किसी तरीके का टेंशन नहीं लेकर चलना है कि हाँ इन्फॉर्मेशन क्या है क्या नहीं है। सफिशियंट इन्फॉर्मेशन, बस तुम उससे किस तरीके से अप्लाई कर रहे हो, किस तरीके से उससे हैंडल कर रहे हो, ये फाइनली डिपेंड करता है कि तुम किस तरीके, किस वे में जा रहे हो, मतलब तुम क्वेश्चन के सॉल्यूशन की तरफ जा रहे हो या नहीं जा रहे हो। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है ना। तो ठीक है, देखो अब 2 क्वेश्चन कर लिए, अब हम सीधा कहाँ चलते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट के ऊपर। बहुत समय से इसका इंतज़ार था, अब इस इंतज़ार को ख़त्म करते हैं और स्टार्ट करते हैं क्रॉस प्रोडक्ट, ठीक है। देखो क्रॉस प्रोडक्ट को हमेशा क्या देता है, स्केलर वैल्यू देता है, ठीक है। तो इसको हम लोग डिनोट जानते हो किस तरीके से करते हैं, इसको हम लोग कुछ इस तरीके से डिनोट करते हैं, जैसे वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, ये इस तरीके से। यदि हमारे पास 2 वेक्टर है और वेक्टर ए और वेक्टर बी, यदि उन दोनों का हमें क्रॉस प्रोडक्ट लेना है तो उसको हम क्या करते हैं, इसी तरीके से डिनोट करते हैं। ये दोनों का क्या हो गया, क्रॉस प्रोडक्ट, और इसका वैल्यू जो होता है ना वो होता है मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी साइन थीटा, यही होता है क्रॉस प्रोडक्ट, यही होता है क्रॉस प्रोडक्ट, ठीक है, यही होता है क्रॉस प्रोडक्ट। बात समझ में आ रही है। लेकिन एक चीज और इसमें छूट रहा है ना कि ये सिर्फ यही नहीं होता है, क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट हमें एक साइन को भी लेकर चलना होता है, और यही डायरेक्शन है, यानी कि जो वेक्टर होगा, क्योंकि क्रॉस जब 2 वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट लेते हैं तो तीसरे वेक्टर को देता है। हम देख रहे थे ना कि यदि ये है इधर एक वेक्टर है, एक वेक्टर इधर है, और दोनों एक ही प्लेन में है, मान लो कि ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, और ये थीटा एंगल पर है, और वेक्टर ए और वेक्टर बी सेम प्लेन में है, या तो एक्स वाई में है या तो वाई जेड में है, दोनों ही सेम प्लेन में है। तो तीसरा जो क्रॉस प्रोडक्ट लेने से हमें क्या मिलेगा, एक तीसरा वेक्टर चाहिए मिलेगा हमें। जब इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे हम, तो इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे तो हमें एक तीसरा वेक्टर मिलेगा, कोई नया वेक्टर मिलेगा, नया वेक्टर मिलेगा। तो वो नया वेक्टर क्या होगा, यही एन का पी डायरेक्शन देगा कि उसका डायरेक्शन किधर होगा। तो उसका डायरेक्शन क्या होता है, इससे परपेंडिकुलर होता है, यानी कि जिस प्लेन में वेक्टर ए और वेक्टर बी होंगे उसके परपेंडिकुलर वाले प्लेन में इनका क्रॉस प्रोडक्ट वाला जो वेक्टर होगा वो लाई करेगा, ठीक है। ये एन कैप क्या बता रहा है, उसी क्रॉस प्रोडक्ट वाले का, इसी वेक्टर का ना, इस वेक्टर, क्योंकि ये ए क्रॉस बी मिल करके एक नया वेक्टर देता है, ये वेक्टर मिल करके ए क्रॉस बी हमें क्या देता है, एक नया वेक्टर देता है। तो इस नए वेक्टर का ये डायरेक्शन बताता है, ये एन कैप क्या है, ये डायरेक्शन है,
इस नए वाले वेक्टर का, क्योंकि वेक्टर ए एक अलग वेक्टर है, ठीक, वेक्टर बी एक अलग वेक्टर है और वेक्टर ए क्रॉस बी ना एक अलग वेक्टर है, ठीक है, जिसका डायरेक्शन क्या है, इनके प्लेन के परपेंडिकुलर वाले प्लेन में है। यदि इनका ये जो दोनों है, यदि ये एक्स वाई प्लेन में है तो ये जो है ना लाइज इन प्लेन परपेंडिकुलर टू एक्स वाई प्लेन, उस प्लेन में लाई करेगा जो प्लेन क्या है, एक्स वाई प्लेन के परपेंडिकुलर है। यदि ये क्या कहा, लाइज इन एक्स वाई प्लेन, तो ए क्रॉस बी जो है इनके परपेंडिकुलर वाले प्लेन में लाई करेगा। बात समझ में आ रही है? 3D में ऑब्जर्व करना है इसको, 3D में ऑब्जर्व करना है कि जैसे कि मान के चलो ना कि ये x है, ये y है और z ना इसमें नहीं है, प्लेन के परपेंडिकुलर, जैसे कि तुम्हारी तरफ है, यहां समझ लो ना ये वाला एक z होगा, x y z होता है, ये तुम्हारी तरफ जो आ रहा है ना वो प्लस z है, और जो इनटू द बोर्ड जा रहा है, बोर्ड के अंदर यानी कि स्क्रीन के इनवर्ड में जो जा रहा है वेक्टर वो माइनस z है। उसी तरीके से जो इधर आ रहा है वो माइनस y है, जो नीचे जा रहा है माइनस x है। इसका कहने का मतलब ये है कि यदि इस डायरेक्शन में इधर में कोई एक वेक्टर a है और ये वेक्टर b है, किसी थीटा एंगल पर है इस एक्स वाई प्लेन में। अब देखो बहुत लोगों को यहाँ कन्फ्यूजन हो रहा है कि भाई हम परपेंडिकुलर क्यों ही शो कर रहे हैं बार बार, तो लो हम इस पर परपेंडिकुलर नहीं शो करके दूसरे कलर से भी शो कर देते हैं, है ना। इसी प्लेन में एक्स वाई प्लेन में ना ये कुछ वेक्टर है, वेक्टर ए और ये वेक्टर बी, ये थीटा एंगल पर, तो इनका जो वेक्टर होगा ना, इनका जो क्रॉस प्रोडक्ट का वेक्टर होगा वो इनके परपेंडिकुलर वाले या तो प्लस जेड में आएगा या फिर माइनस जेड में आएगा। तो अब ये कैसे हम डिसाइड करेंगे कि प्लस जेड में आएगा या माइनस जेड में आएगा, तो उसके लिए एक थंब रूल होता है, ठीक है ना। तो उसके यदि हमें ए क्रॉस बी चाहिए, इसका जो वेक्टर होगा दूसरे डायरेक्शन में होगा, ठीक है, और बी क्रॉस ए चाहिए तो इसका वेक्टर दूसरे वाले में होता है, ठीक है। तो अभी उसको देखेंगे, अभी मेरे को नहीं लगता है कि उसका कहीं जरूरत है, जहां उसके डायरेक्शन का जरूरत, हम इस पूरे में उसका डायरेक्शन का जरूरत बहुत कम पड़ेगा, मेरे को ऐसा नहीं लगता है किसी क्वेश्चन में पड़ेगा, हाँ, लेकिन जहां पड़ेगा वहां हम बताएंगे। इसका मेन, इस डायरेक्शन वाले का मेन यूज जानते हो कहाँ होता है? फिजिक्स में। कहाँ यूज होता है? फिजिक्स में। जब हम फिजिक्स पढ़ते हैं तो वहाँ इसका मतलब भरपूर यूज है, ठीक है, वहाँ पे हम इसको ये नहीं कर सकते हैं, हाँ, लेकिन इस जो रूल हम पढ़ेंगे ना ये वेक्टर वाला, वहाँ पे यूज होगा। वैसा नहीं है कि डायरेक्ट ये वेक्टर वाला ही कॉन्सेप्ट वहाँ यूज होगा, ठीक है, हाँ, लेकिन ये जो डायरेक्शन वाला कॉन्सेप्ट है जो हम फिजिक्स में पढ़ते हैं वही यहाँ पढ़ेंगे। जो लेफ्ट हैंड फ्लेमिंग्स रूल था वो चीज़ है यहाँ पे, ठीक है। तो जहाँ भी डायरेक्शन का यूज पड़ेगा, क्योंकि हम ऑलरेडी क्वेश्चन के ऊपर ही खेल रहे हैं फाइनली, तो जब क्वेश्चन के ऊपर खेल रहे हैं तो जहाँ हमें जरूरत पड़ेगा वहाँ हम क्या करेंगे, इसको अच्छे से डिस्कस करेंगे, क्योंकि अभी यहाँ डिस्कस करने से कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि उसका एप्लीकेशन देखना भी काफ़ी इंपॉर्टेंस है। वैसा क्वेश्चन यदि आएगा तो मेरे को, ठीक है ना, ऐसा क्वेश्चन लगता है कि नहीं, मतलब आता है बोर्ड में, ठीक है, सॉरी बोर्ड में या फिर मेंस में भी, ठीक, देख लेंगे क्या है एक बार। यदि क्वेश्चन हो मेंस में आता होगा तो उसको डिस्कस कर लेंगे, देख लेंगे पीवाई को उठा करके, है ना। लेकिन मेन जो होगा वो सिंपल हम लोग क्वेश्चन पे खेलेंगे, देखते हैं। तो ये चीज़ समझ में आ गया। तो अब थोड़ा सा क्रॉस प्रोडक्ट के बारे में और जानकारी ले लो। क्रॉस प्रोडक्ट में और क्या होता है कि यदि आई क्रॉस जे लेते हो तो वो वेक्टर के होता है। तो ये साइक्लिक चलता है। यदि हम जे क्रॉस के लेंगे ना, ये हमें वेक्टर आई देगा, समझ रहा है, और वेक्टर के क्रॉस आई लेंगे ना तो ये हमें वेक्टर जे देगा। देखो, तो इसका याद करना थोड़ा सा क्या होगा, ऐसे कठिन होगा। हम क्या करेंगे, एक सर्कल लेंगे, सर्कल ले लेते हैं भाई, यहाँ पे उपाय है तो हमारे पास, कोशिश करेंगे कि उस जुगाड़ का इस्तेमाल करें, ठीक है, ठीक है, ये हो गया। इसमें हम क्या करते हैं ना कि अपने तीनों वेक्टर को ले लेते हैं कहीं कहीं पे जहाँ पे हमें सुविधा लगे, ठीक है। तो हम यहाँ एक टॉप में ले लेते हैं आई को, इधर कहीं ले लेते हैं जे को, साइक्लिक ऑर्डर में लेना है, इधर ले लेते हैं के को। देखो, जब तुम घूमेगा तुम्हें आई क्रॉस जे चाहिए, देखो आई क्रॉस जे, तो तुम्हें फाइनली क्या मिल जाएगा, के। अब तुम उल्टा घूमोगे, मन होगा कि तुम्हारा चलो भाई उल्टा घूम लेते हैं, आई क्रॉस के घूम लेते हैं, आई क्रॉस के, तुम्हें माइनस जे मिलेगा, क्योंकि डायरेक्शन देखो इस साइड में है और तुम इसके उल्टा में आ रहे हो, तो इसका डायरेक्शन तो इधर है, तुम जा रहे हो इधर, ठीक है, ये जे का डायरेक्शन इधर है लेकिन तुम मूव कर रहे हो इधर,
क्योंकि आई से के की ओर होते हुए आ रहे हो, तो इसलिए तुम्हें -j लिखना पड़ेगा। बात क्लियर है? चलिए जी, तो इसका उपयोग करना है तुम्हें। अब हम कहाँ चलते हैं? अब हम चलते हैं एक और कॉन्सेप्ट पर, जहाँ की एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड करेंगे। क्या करेंगे वहाँ पे? एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल वाले कॉन्सेप्ट पर चलते हैं। तो जैसे हमारे पास कोई एक ट्रायंगल गिवन हो, कोई ट्रायंगल हमारे पास गिवन हो, उससे मुझे क्या फ़र्क पड़ता, कुछ भी दे दो, है ना। तो कुछ गिवन है, जैसे कि ये उसका ए है, ये बी कॉर्नर है, ये सी है ना। और हम मान लेते हैं कि ये वेक्टर बी है, ये मान लो वेक्टर सी है, और ये मान लो वेक्टर ए है। अच्छा, एक चीज़ और इसमें क्या कर दो ना, यहाँ से एक परपेंडिकुलर इस पर ड्रॉप करवा दो। परपेंडिकुलर है ये, तो ये हाइट भी हो गया इसका, ठीक है ना। तो ये सारा इन्फॉर्मेशन गिवन है, ठीक है। तो हमें क्या चाहिए? हमें एरिया चाहिए इस ट्रायंगल का एबीसी का, हमें चाहिए एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी। इस ट्रायंगल एबीसी का हमें क्या चाहिए? हमें एरिया चाहिए। तो इसका एरिया हम इजिली फाइंड कर सकते हैं। कैसे भाई? समझना कैसे करते हैं। इसका एरिया फाइंड करना है ना, तो हम क्या करते हैं, हाफ वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, इससे भी एरिया मिल जाएगा। हाफ वेक्टर बी क्रॉस सी से भी एरिया मिल जाएगा, या फिर हाफ वेक्टर सी क्रॉस ए से भी हमें एरिया मिल जाएगा। तो हम मान के चलते हैं कि हम इससे निकालेंगे, तो हम इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं ना, ए क्रॉस बी क्या लिख सकते हैं? ए बी साइन थीटा, ए बी साइन थीटा। तो जनरली हमसे कोई ए थीटा एंगल है, ठीक है, दोनों के बीच में था। एच इक्वल टू क्या हो जाएगा, किसी को पता है? मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी साइन थीटा, ठीक है। हाँ या ना? ठीक है ना। अब समझो, अब समझना ये कहाँ से आया। लिख सकते हैं उसको, अरे यार प्रोजेक्शन से जब इस पे लिखेंगे तो ये हो जाएगा बी कॉस, इस पे उसका प्रोजेक्शन लिखेंगे तो होगा क्या चीज़? बी कॉस थीटा। तो इधर लिखेंगे तो बी साइन थीटा होगा, ये होगा ना। तो वही चीज़, तो ये सेम हाइट है ना, ये यहाँ जो हम हाइट लेंगे इसका इसी तरीके से लेंगे ना, इस पे प्रोजेक्शन लेंगे तो इसका क्या हो जाएगा? मैग्नीट्यूड ऑफ बी साइन थीटा। तो सेम चीज़ तो है, वो भी सेम हाइट का है, तो इसलिए हम उसको सेम तो कर सकते हैं। तो हो गया। अब ये वेक्टर ए है, तो इसका जो लेंथ मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा? वेक्टर ए मैग्नीट्यूड इसका। तो जब इसका देखो, अब नॉर्मल जो तुम एरिया वाले लिखते हो, एरिया वो क्या लिखते हो? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। यहाँ पे हाफ, बेस क्या है? वेक्टर ए, और हाइट क्या है? वेक्टर बी साइन थीटा, सॉरी मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी साइन थीटा। तो यही चीज़ तो आया यहाँ पे, दोनों सेम है ये और ये। पता चल गया किस तरीके से रिलेटेड है ना। तो सिंपली यदि हमसे कोई पूछे कि एरिया बताओ ऑफ ट्रायंगल ए बी सी का, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, तुम क्या बोलोगे भाई? दोनों एडजेसेंट वाले का क्या ले लो, किसी भी दो एडजेसेंट। देखो जरूरी नहीं है कि हम ए क्रॉस बी ही बोल रहे हैं, बी क्रॉस सी भी लिखे हुए हैं, सी क्रॉस ए भी लिखे हुए हैं हाफ करके। तो हम किसी भी दो का, इसमें वैसा कोई ये नहीं है, बंदिश नहीं है कि तुम्हें यही दो लेना है, लेकिन हम एक तुम्हें जनरल फॉर्मूला दे रहे हैं कि दो एडजेसेंट ए क्रॉस बी, मान लो कि दो एडजेसेंट साइड है ना। और कहीं जरूरत पड़े कि मान के चलो कि इसका डायरेक्शन हमें उल्टा दे दिया होता, हमारे पास जो ये वेक्टर बी है, ये सॉरी ए है या फिर बी है, यहाँ तो ऐसे पता चल रहा है कि भाई दोनों यहाँ से निकल रहा है तो हम ले लेंगे। लेकिन यदि वेक्टर बी वाला ऐसे दे देता है और ए वाला ऐसे दे देता है इस डायरेक्शन में, तब क्या करते हैं उस केस में हम? तो उस केस के लिए क्या करेंगे, ये हमेशा याद रखना कि ए क्रॉस बी जो होता है वो माइनस ऑफ वेक्टर बी क्रॉस ए होता है। तो बस माइनस साइन लगा करके अपना सॉल्यूशन निकाल लेना है, माइनस साइन लगा करके, है ना। तो हर चीज़ के लिए हमें रेडी रहना है कि कहीं से कुछ भी दे तुम बस दो, आई विल फाइंड आंसर। ओके, इस तरीके का होना चाहिए। तो
एक एग्जाम्पल पहले देखते हैं भाई, ट्रायंगल का एरिया फाइंड करके देखते हैं पहले। क्वेश्चन लो ना कि दो साइड मान के चलो ना, कुछ इस तरीके से है, यानी कि वेक्टर ए गिवन है आई कैप प्लस जे कैप माइनस 3 के कैप, और वेक्टर बी गिवन है कुछ 2i कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप, और ये गिवन है ना कि वेक्टर ए एंड वेक्टर बी आर एडजेसेंट साइड ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। तो फाइंड एरिया ऑफ ट्रायंगल, फाइंड एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, ट्रायंगल ए बी सी का एरिया फाइंड करो। तो क्या करेंगे भाई मेरे, हाफ एरिया इक्वल टू क्या होगा, कलर चेंज कर लेते हैं, तो एरिया इक्वल टू क्या होगा, हाफ इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी कैसे निकालेंगे, है ना, तो ए क्रॉस बी कैसे निकलता है, तो पहले ए क्रॉस बी के ऊपर आते हैं। तो ए क्रॉस बी कैसे निकलता है, देखो यहाँ पे दो ही चीज़ है, तो हम क्या करेंगे, पहले आई देन जे फिर के। तो आई वाला जितना कोफिशिएंट लिख देंगे, तो इसमें क्या है, वेक्टर ए वाला पहले लिखेंगे, जो पहले उसको पहले, तो आई का कोफिशिएंट 1 है, जे का कोफिशिएंट 1 है, के का -3 है। फिर वेक्टर बी में आओ, तो वेक्टर बी में आएंगे तो आई का 2 है, जे का -1 है, के का 1 है, इस तरीके से। अब इसको ओपन कैसे करते हैं भाई, तो ओपन करने के लिए हम क्या करते हैं, पहले आई कैप वाले को ओपन करेंगे, ठीक है। तो पहले हम आई कैप वाले को ओपन करने के लिए ना, तो जब जिसको ओपन करना होता है जिसके अलोंग में, हम उसको उसके रो और कॉलम को भूल जाते हैं, ये इस रो और कॉलम को हम भूल जाएंगे थोड़ी देर के लिए। तो भूल जाएंगे तो हमारे पास ये बचा मैट्रिक्स, है ना, तो ये मैट्रिक्स बचा, तो हम क्या करेंगे, अब इसका मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा ये, तो इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या मिलेगा, 1 1 जा 1 माइनस 3 माइनस 1 इंटू -3 क्या हो जाएगा 3। लिखो जब जे वाला लिखते हैं ना तो उसको माइनस साइन के साथ लिखते हैं, क्योंकि ये मैट्रिक्स में सब लोग पढ़ लिया होगा मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट में कि बीच वाला कैसे होता है, क्योंकि उसका कोफैक्टर ऑटोमेटिक माइनस के साथ, तो हम जनरली इसको प्लस माइनस प्लस के साथ ओपन करते हैं, बीच वाला को माइनस के साथ, ठीक, इनटू। तो अब इस बार सेकेंड वाला रो हो गया, तो जब सेकेंड वाला रो हो गया तो फर्स्ट रो तो है ही, लेकिन कॉलम इस बार क्या हो गया, सेकेंड हो गया, तो सेकेंड कॉलम वाले को कर देंगे, ठीक है ना, सेकेंड कॉलम हो गया। अब जो मैट्रिक्स बना कुछ, अब मैट्रिक्स ये वाला हो गया, तो अब इसका इसके साथ मल्टीप्लीकेशन और इसका इसके साथ, फिर सॉल्व करो इसको, ये 1 1 जा 1 और ये -3 2 जा 6, -3 2 इंटू -3 तो -6 होता है ये, है ना। तो डायरेक्ट हम 1 + 6 ही लिख देते हैं, ठीक है, और ये प्लस के हो जाएगा। और जब के वाले को हम करेंगे, तो जब के वाले को हम करेंगे तो देखो फर्स्ट कॉलम ही है, के है, सॉरी फर्स्ट रो ही है, लेकिन थर्ड कॉलम हो गया, तो इस तरीके से हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, है कि नहीं, तो मल्टीप्लाई करो तो -1 -2, तो ये क्या हो जाएगा, -2i कैप -7j कैप और ये -3k कैप, ये हो गया वेक्टर ए क्रॉस बी। अब आते हैं एरिया के ऊपर, एरिया वाला क्या बोला था, अच्छा इसका मैग्नीट्यूड भी चाहिए, ये तो हमारे पास वेक्टर ए क्रॉस बी आया, इसका मैग्नीट्यूड भी हमें चाहिए, तब चलेंगे एरिया के ऊपर। तो इसका मैग्नीट्यूड, क्योंकि ए क्रॉस बी एक मिल करके वेक्टर बन गया, हम इसको नाम भी दे सकते हैं, मान लो ये वेक्टर सी है, ठीक, तो यानी मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर सी चाहिए। तो मैग्नीट्यूड किसी भी वेक्टर का निकालने के लिए क्या करते हैं, उसके कोफिशिएंट का स्क्वायर, तो -2 का स्क्वायर प्लस ऑफ -7 का स्क्वायर प्लस ऑफ -3 का स्क्वायर, इस तरीके से होता है। ये हम मान लिए लेट वेक्टर सी दे दिए समझाने के लिए। तो यहाँ 4 + 7 7 जा 49 + 9, अच्छा स्क्वायर करो तो 9 4 13, 49 + 3 कितना हो जाएगा 62, √62 समथिंग आएगा कुछ इस तरीके से,
ठीक है, तो डाटा हम अपने मन से लिए थे, तो यह जाएगा √62 कुछ, है कि नहीं। तो हमारा एरिया क्या हो जाएगा, एरिया हो जाएगा हाफ, ये था एरिया a क्रॉस b, तो हाफ और a क्रॉस b क्या है √62, तो आंसर हो गया यही हमारा। तो यही हमारा क्या हो गया, तो एरिया हो गया हमारा। और बाकी देख लेना, अपना कैंसिल कर लेना, जितना कटेगा उतना काट दो, नहीं तो छोड़ दो। इतना समझ में आ गया किस तरीके से सॉल्व करेंगे, बस ये समझाना था। वैल्यू से हमें कोई मतलब नहीं है, समझ में आना चाहिए। चलिए जी, समझ में आ गया तो बहुत बढ़िया बात। अब एक छोटा सा कॉन्सेप्ट और समझते हैं, छोटा सा कॉन्सेप्ट समझते हैं कि एक पैरेललोग्राम है, ठीक है ना। एक बहुत सुंदर सा पैरेललोग्राम है जिसका ABCD पैरेललोग्राम है ना, जिसमें ये वेक्टर A है। तो पैरेललोग्राम है तो भाई जाहिर सी बात है कि ये भी तो वेक्टर A ही होगा। यदि वेक्टर ये B है तो जाहिर सी बात है कि ये भी वेक्टर क्या होगा, B होगा, ठीक है ना। तो इस केस में जो एरिया होगा किसका, पैरेललोग्राम ABCD का, वो किसके इक्वल होगा, वेक्टर A क्रॉस वेक्टर B के। बस यही समझाना था इसमें, बस क्या करना था, यही समझाना था हमें इसमें कि ठीक है ना, वेक्टर A और वेक्टर B सबको पता चल गया कि ये क्या है, पैरेललोग्राम का किस तरीके से एरिया निकलता है पता चल गया। अब एक क्वाड्रिलेटरल का भी समझ लो। पैरेललोग्राम में तो क्या होता है, अपोजिट साइड पैरेलल होता है, लेकिन किसी भी क्वाड्रिलेटरल को, क्योंकि पैरेललोग्राम भी एक टाइप का क्वाड्रिलेटरल ही है, ठीक है, पैरेललोग्राम भी क्या है, एक तरीके का क्वाड्रिलेटरल ही है। तो हम क्या करते हैं ना कि एक क्वाड्रिलेटरल बनाते हैं, ठीक, कुछ भी ले लो, इस तरीके से कुछ है, ये कुछ इस तरीके से हम क्वाड्रिलेटरल ले लिए, सही है। और इसमें ये डायगोनल हो गया, ये इसमें ये क्या हो गया, डायगोनल हो गया, ठीक है। तो कोई भी देखो, पैरेललोग्राम भी क्या है, एक तरीके का क्वाड्रिलेटरल है। इस बात को लिख लो कि पैरेललोग्राम इज ऑल्सो क्या चीज, क्वाड्रिलेटर। क्वाड्रिलेटरल किसको बोलते हैं, जिसमें 4 साइड हो, बस उससे मतलब है। तो पैरेललोग्राम भी क्या है, एक तरीके का क्वाड्रिलेटरल है। तो ये फॉर्मूला उसके लिए भी एप्लीकेबल है। तो ये हमारे, ये मान के चलो ना कि ये क्या है, इसका डायगोनल है, जिसका D1 वेक्टर है, और ये जो है ये D2 वेक्टर है। बात क्लियर है। तो जब बात समझ में आ गई है तो इसका एरिया जो होता है, एरिया ऑफ, है ना, एरिया ऑफ एनी क्वाड्रिलेटरल, किसी भी क्वाड्रिलेटरल का जो एरिया होता है वो क्या होता है, हाफ D1 क्रॉस D2, यानी कि उसके डायगोनल का क्या चीज, प्रोडक्ट, ठीक है। उसके डायगोनल का क्या चीज लेना है, क्रॉस प्रोडक्ट ले लेना है। तो ये चीज जो है, इस चीज से हम क्या कर सकते हैं, है ना, वी ऑल्सो फाइंड एरिया ऑफ किसका, पैरेललोग्राम थ्रू दिस इफ वी नो इट्स डायगोनल। जब उसके डायगोनल का बारे, डायगोनल पता रहेगा, साइड नहीं पता रहेगा, तो हम उस केस में क्या करेंगे, ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे उसके एरिया को फाइंड करने के लिए, ठीक है ना। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए भाई, बहुत बढ़िया। चलो तब कुछ क्वेश्चन करते हैं, कॉन्सेप्ट बहुत सारा हम लोग देख लिए, तो शुरू करते हैं एक क्वेश्चन से। क्या है क्वेश्चन कि कुछ फाइंड सम ऑफ all real possible value, all real
possible value of alpha if area of triangle formed by alpha I cap minus j cap plus k cap and minus I cap plus 2j cap minus k cap is 3 यूनिट स्क्वायर। तो हमें अल्फा के बारे में बताना है, क्योंकि हमें क्वेश्चन में बोल रखा है साफ, मतलब कि ये और ये दोनों मिल करके ना एरिया जो है ट्रायंगल का वो 3 यूनिट स्क्वायर दे रहे हैं। हमें अल्फा बता दो। तो अल्फा का यहाँ देखो क्वेश्चन देने का, क्वेश्चन में खुद बता रहा है कि अल्फा का एक वैल्यू नहीं आएगा। हाँ, और वो यदि तुम अच्छे से कॉन्सेप्ट को रिकॉग्नाइज कर रहे होगे, अपने माइंड में एनालाइज कर रहे होगे, तो ये बात तुम भी समझ गए होगे अब तक, या तब पर भी समझ गए होगे कि भाई हम जब स्टार्टिंग में एक बात बोले थे, है ना, कि स्टार्टिंग में जब हम लिखवाए थे तो वहाँ पे एरिया जब लिखते हैं ना, वो पहले मॉड होता है, उसके बाद डिटर्मिनेंट लिखते हैं, और उनके बाहर में हम क्या लिखते हैं, मॉड लिखते हैं। क्या लिखते हैं, मॉड लिखते हैं। क्यों ऐसा करते हैं, क्योंकि हमें एरिया तो हमें पॉजिटिव मिलता है फाइनली। ये चीज़ तुम मैट्रिक्स में भी, डिटर्मिनेंट में भी पढ़े होगे कि एरिया क्या होता है, हमेशा पॉजिटिव होता है। तो हो सकता है कि भाई एरिया जब कैलकुलेशन है, डिटर्मिनेंट तो हमारा निगेटिव आ सकता है, लेकिन एरिया पॉजिटिव होता है। लेकिन हम डिटर्मिनेंट सॉल्व करेंगे तो डिटर्मिनेंट तो पॉजिटिव और निगेटिव कुछ भी आ सकता है, उससे उसमें तो कोई रोक टोक नहीं है। तो यदि निगेटिव आएगा तो हम उस केस में क्या करेंगे, तो उसी निगेटिव के लिए हम बाहर में मॉड लगाते हैं। तो चूंकि हमें वैल्यू पता नहीं है, तो जब हमें कुछ मिसिंग फाइंड करना होता है, यदि एरिया गिवन है तो हम क्या करते हैं, डिटर्मिनेंट जब ओपन करेंगे तो प्लस माइनस के साथ होगा। तो यहाँ से हमें पता चल रहा होगा कि 2 वैल्यू होगा, है ना। तो जो डीप में पढ़े होंगे उन्हें रटने की जरूरत नहीं है, जो डीप में एनालाइज कर रहा होगा उससे रटने की जरूरत नहीं है। तो अब सीधा हम क्या करेंगे, इसको पुट करेंगे। तो एरिया क्या होता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल कुछ इस तरीके से होता है, हाफ ए क्रॉस बी, यानी कि, और उसका क्या चीज़ करना है, ये मॉड है, और इनका क्रॉस है ये आई कैप प्लस के कैप, क्रॉस लेना है इसका किसके साथ, माइनस आई प्लस 2 माइनस के का क्रॉस प्रोडक्ट, ये तो मॉड है और यही 3 है। तो हमें भाई डिटर्मिनेंट वाला वैल्यू चाहिए, तो हम डिटर्मिनेंट कैसे निकालेंगे, ये वाला वैल्यू कैसे निकालेंगे। तो इसके लिए ही हम आते हैं डिटर्मिनेंट के ऊपर, आई जे के, और सबका कोफिशिएंट लिखो। तो अल्फा -1 1 -1 2 -1, इसको हम जल्दी से सॉल्व करके निकलते हैं, ठीक है ना। इसको जल्दी से सॉल्व करके निकलते हैं, क्योंकि इसके बारे में सबको पता है सॉल्व करना, क्योंकि भाई ये सारे चीज़ डिटर्मिनेंट में पढ़ चुके होंगे। तो आई कैप लोगे तो ये 1, ये -2, फिर माइनस जे के साथ ओपन होता है ये, तो ये होता है माइनस अल्फ़ा, और ये +1 हो जाएगा, फिर प्लस के कैप, तो 2 अल्फ़ा और -1, ठीक है। तो इसको सॉल्व करोगे तो माइनस ऑफ आई कैप माइनस जे, ये हो जाएगा माइनस अल्फ़ा +1, और ये प्लस के कैप 2 अल्फ़ा -1, ठीक है। ये तो सॉल्व नहीं हो सकता है फर्दर, लेकिन इसका हमें देखो यहाँ ये डिटर्मिनेंट है ना, तो इसका मैग्नीट्यूड चाहिए ना हमें, डिटर्मिनेंट सॉल्व करेंगे तो इसका मैग्नीट्यूड चाहिए हमें, फिर इसका मॉड होता है, तो मैग्नीट्यूड लिखोगे तो 1 का स्क्वायर, ठीक। फिर यहाँ पे प्लस ऑफ, ये तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो माइनस अल्फ़ा +1 का स्क्वायर, फिर हो जाएगा प्लस 2 अल्फ़ा -1 का स्क्वायर, तो ये 1 प्लस इसका स्क्वायर करोगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2 अल्फ़ा, फिर इधर करोगे तो प्लस 4 अल्फ़ा स्क्वायर +1 और -4 अल्फ़ा, ये चीज़ होगा। तो इसको तुम फिर से सॉल्व करोगे तो अल्फ़ा स्क्वायर प्लस 4 अल्फ़ा 5 अल्फ़ा स्क्वायर, फिर अल्फ़ा कितने हैं 2 और 4 6, तो -6 अल्फ़ा, और 1 कितना है 1 2 3 +3, तो ये वैल्यू आया। तो हम क्या करेंगे, तो 1/2 है ना, 1/2, ये तो फाइनली जो हमें चाहिए था वो मिल गया,
ठीक है, तो अंडर रूट में 5 अल्फा स्क्वायर माइनस 6 अल्फा, अभी भी हमें पता नहीं। अच्छा, 6 अल्फा प्लस 3, और यही 3 के इक्वल है ना। तो अब हम यहाँ से क्या कर सकते हैं कि 5 अल्फा स्क्वायर माइनस 6 अल्फा प्लस 3 इक्वल टू 3 इंटू 2 बोल सकते हैं क्या। ठीक है, मेरे को लगता है यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं होगा। तो हम 3 इंटू 2 को 6 भी तो लिख सकते हैं, 3 2 या 6, तो बुरा ना मानो तो इसको 6 भी लिख दें। अब दोनों साइड क्या कर दें, बोथ साइड स्क्वायर कर दें, बोथ साइड क्या कर दें, स्क्वायर, सही है। तो स्क्वायर करो तो इधर मिलेगा 5 अल्फा स्क्वायर माइनस 6 अल्फा प्लस 3 इक्वल टू क्या चीज़ हो जाएगा, 36। यदि समझ में आ रहा हो तो इसको हम माइनस ऑफ 33 लिख दें, क्योंकि 3 माइनस 36 33 हो जाएगा इक्वल टू 0। अब यहाँ पे जो लगेगा हमारे पास अल्फा का, क्योंकि तो क्वाड्रेटिक हो गया ये क्या चीज़ मिल गया हमें मिल गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन के क्या होते हैं, 2 रूट होते हैं। तो 2 रूट होते हैं तो यहाँ से अल्फा का क्या होगा, 2 वैल्यू निकलेगा, अल्फा का 2 वैल्यू निकलेगा, अल्फा इक्वल टू दिस, अल्फा इक्वल टू दिस। ठीक है ना। तो उन्हीं दोनों का क्या करना है, सम निकाल के हमें बता देना है इसको। देखो, जब इसको मिड टर्म स्प्लिट करेंगे तो होगा क्या, ये मेरे को तो नहीं लगता है। 5 इंटू 33 करो तो 11 3 जा, है ना। तो 15 और 11, 6 का डिफरेंस है, नहीं है 6 का तो डिफरेंस नहीं है। अच्छा, इसको मेरे को नहीं लगता करना जरूरी है। अच्छा, यहाँ हम ये नहीं करेंगे, डायरेक्ट फार्मूला लगा देते हैं। तो फार्मूला क्या होता है, माइनस ऑफ बी, तो बी क्या है 6, तो माइनस माइनस प्लस 6 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर, बी स्क्वायर क्या हो जाएगा, माइनस 6 का स्क्वायर, बी स्क्वायर माइनस 4, ए कितना है 5 और सी कितना है माइनस 33। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। बाई 2 है, 2 इंटू 5, तो यहाँ 6 प्लस माइनस अंडर रूट, ये हो जाएगा 36, और ये हो जाएगा 5 हो जाए 20, यानी 20 और 2 प्लस ऑफ 660, कोई दिक्कत नहीं ना, हो जाएगा ये। और अंडर रूट में नीचे में 10 हो जाएगा। इसको पहले हम ठीक है, तो ये 10 हो गया। तो फिर यहाँ से 6 प्लस माइनस अंडर रूट में क्या हो जाएगा, 36 ऐड करोगे तो 696 होगा बाई 10। यहाँ से हमें 2 वैल्यू मिल गया, 6 प्लस माइनस अंडर रूट 696 बाई 10। सॉरी, यहाँ एक प्लस वाला ले लेते हैं और दूसरा माइनस वाला ले लेंगे, और दूसरा मिला 6 माइनस अंडर रूट 696 बाई 10। अब इन दोनों का सम चाहिए हमें, तो हमें अल्फा का 2 वैल्यू मिल गया, एक ये और एक ये, है ना। अल्फा का 2 वैल्यू मिल गया, तो हम दे देते हैं नाम, ये अल्फा 1 है, ये अल्फा 2 है। तो हमें सम चाहिए होगा, हमें सम चाहिए, तो अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 क्या हो जाएगा भाई, सम करोगे तो देखो 10 एलसीएम आएगा, ऊपर में बचेगा 6 प्लस अंडर रूट 696 प्लस ऑफ 6 माइनस अंडर रूट 696। देखो 696 रूट वाला कटता हुआ दिख रहा है, 12/10 मिला, 12/10। अब देखो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 6 या 12, 2 5 या 10, तो यहाँ 6/5। तो हमें आंसर क्या आया, हमारे पास जो आंसर आया वो 6/5 इज आवर करेक्ट आंसर। बात क्लियर है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो गया, 6/5। तो क्वेश्चन काफ़ी इजी था, बस कैलकुलेटिव था थोड़ा इधर उधर, मतलब कि क्योंकि हम डाटा के लिए थे, एक अरेंज्ड वे डाटा नहीं था, इसलिए हुआ। तो सोचना नहीं है, नहीं होगा कोई बात नहीं, हमारे पास एक फिक्स्ड फार्मूला तो है, तो फार्मूला के थ्रू जाएंगे। ये फार्मूला है, ठीक है ना, जो कि क्लास 10th में ही हम लोग पढ़ते हैं। किस क्लास में पढ़ते हैं, क्लास 10th में इसको पढ़ते हैं,
ठीक है, जिसको नहीं ये फार्मूला ध्यान में होगा वो जाके क्लास 10th वाला पढ़े फिर से, फिर उसके बाद यहाँ ध्यान देना, ठीक है। और ये चीज़ हो गया अल्फा अल्फा टू। और क्वेश्चन देखते हैं इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ये रहा, if adjacent side of parallelogram are represented by I cap plus j cap minus 3k cap and minus I cap minus j cap plus 4k cap, find area parallelogram। तो ये मेरे को नहीं लगता है कि बताने की जरूरत है, सिंपली क्या करना है, ये हम यार ये क्या करती है, इतना गैप, इतना गैप। देखो डायरेक्ट क्या करना है, उसके क्रॉस प्रोडक्ट लो, यानी कि डिटर्मिनेंट सॉल्व करो और शांति से उसको चुपचाप क्या करना है, डिटर्मिनेंट लेना है, यानी कि इस तरीके से आई जे के लिखो और लिखने के बाद उसका कोफिशिएंट डालो 1 1 -3 -1 -1 4, और जो भी आएगा वैल्यू, जो भी वेक्टर आएगा, एक वेक्टर मिलेगा हमें, मान लो कि वेक्टर सी आएगा, ठीक है, मान लो थोड़ी देर के लिए कि हमें जो मिलेगा वो वेक्टर सी है। तुम्हें क्या करना है, इस वेक्टर सी का मैग्नीट्यूड निकाल लेना है, वही क्या हो जाएगा, तुम्हारा आंसर हो जाएगा। तो इसको हम सॉल्व करने जा रहे हैं। इसका आंसर कितना आएगा वो बता देते हैं, ठीक है, इसका आंसर आएगा √2, ठीक है, बाकी सॉल्व कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसको हम लिख देते हैं, ठीक है ना। तो ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें क्या गिवन है कि पोजीशन वेक्टर गिवन है हमारे पास। क्या चीज़ गिवन है, पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर क्या होता है, तो ये फर्स्ट पार्ट में ऑलरेडी अपलोडेड है पहले से। पोजीशन वेक्टर जनरली किसी पॉइंट का प्रोजेक्शन बताता है, ठीक है, कोई भी पॉइंट के प्रोजेक्शन के पोजीशन बताता है। जैसे कि ये जो वेक्टर क्वाड्रिलेटरल का, ठीक है, पोजीशन वेक्टर ऑफ वर्टिक्सेस ऑफ है, किसी भी पॉइंट का क्या बताता है, पोजीशन बताता है। तो यहाँ जो पोजीशन वेक्टर है वो वर्टिक्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल का पोजीशन बता रहा है, यानी कि ये और सारे ये वेक्टर ये है और बोल रहा है ये एक ऑर्डर में है। कहने का मतलब ये है कि ये जो वेक्टर है, ये जो पोजीशन है किसके लिए है, ए के लिए है, एक बी के लिए है, सी के लिए है, ये डी के लिए है। यानी कि वर्टिक्स ए के लिए है, वर्टिक्स बी के लिए है, वर्टिक्स सी के लिए, वर्टिक्स डी के लिए भी, क्योंकि यहाँ ऑर्डर मेंटेन किया है ना। यदि ऑर्डर नहीं होता तो इसको डी ले लेते हैं, सी ले लेते हैं, बी कुछ भी ले सकते थे, लेकिन ऑर्डर बोला इसलिए बी सी डी ले लिए। तो पोजीशन वेक्टर क्या बताता है ना कि एक सेंटर से, तो ये क्या, जहाँ डायगोनल इंटरसेक्ट करते हैं उसको ओ मान लिए। तो यहाँ से वर्टिक्स ए किस जगह पे है, किस पोजीशन पर है, वही ये I+2j बता रहा है, ठीक है। ये जो बी है, वर्टिक्स बी है, इसका पोजीशन कौन बता रहा है, -I - j+2। तो इस पॉइंट जो इसको हम किस तरीके से लिखते हैं, तो इसका लिखने का तरीका होता है कि जो हमें दिया है ना, ये OA वेक्टर दिया है, ये वाला, यही पोजीशन बता रहा है कि ए यहाँ पे है, तो ये डायरेक्शन हमें दे रहा है ना, तो इस वेक्टर से हमें ये पता चल रहा है। तो हमारे पास वेक्टर OA जो दिया है I+2j है, वेक्टर OB जो है हमारे पास -I - j+k कैप है, वेक्टर OC हमारे, ये सारे क्या है, पोजीशन वेक्टर है, OA OB OC सारे क्या है, पोजीशन वेक्टर है। तो वेक्टर OC क्या है हमारे पास, 3i कैप + j - k, और वेक्टर OD क्या है, I + j - 2k। ये सब पता चल गया, यानी कि OA पता चल गया हमें, OB पता चल गया हमें, OC पता चल गया, OD पता चल गया, ठीक है। हमसे पूछ क्या रहा है क्वेश्चन में, फाइंड एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल, है ना।
तो एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल क्या होता है, हमें एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल चाहिए। तो एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल का फार्मूला हम बहुत अच्छे से याद किए थे, क्या होता है उसके डायगोनल का क्रॉस प्रोडक्ट, यही चीज होता है ना, ये होता है। तो भाई होता है तो कोई बात नहीं, अच्छी बात है। तो हमें डायगोनल चाहिए, लेकिन डायगोनल तो हमें पता है, देखो ओ ए पता है, लेकिन ओ सी भी तो हमें पता है। हमें क्या चाहिए था, तो हम जब ओ ए के बारे में पता कर रहे हैं तो ओ ए का वेक्टर इस तरीके से है, ओ सी उस तरीके से है। तो भाई दोनों एक डायरेक्शन में होगा तब तो उसको ऐड करेंगे। तो उसको किस तरीके से हम ओ सी वाले को लिखेंगे, या ए सी हमें चाहिए। तो यहाँ पे हमारे पास डायगोनल कौन कौन सा है, एक जो डायगोनल है वो ए सी है, और दूसरा डायगोनल हमारे पास बी डी है कि नहीं, दो डायगोनल है। लेकिन हमारे पास ए सी और बी डी नहीं पता है फाइनली, बात समझ में आ रहा है। हमें डायरेक्ट हमें ए सी और बी सी नहीं पता, लेकिन हमारे पास ऐसा कुछ पता है जिससे हम क्या कर सकते हैं, जिससे हम फाइंड कर सकते हैं वेक्टर को। हमें वो चीज़ पता है कि हम फाइंड कर सकते हैं। तो वेक्टर ए सी जानते हो क्या होता है, देखना लिखने का तरीका समझना। ये जो दोनों डायगोनल है, ये दोनों तो डायगोनल है, तो ए सी को हम किस तरीके से लिखते हैं, लिखने का तरीका समझना। कभी भी पोजीशन वेक्टर दिया हो उससे हमें वेक्टर लिखना हो, जैसे अभी ए सी लिख रहे हैं, हमें ओ ए और ओ सी पता है, तो हम क्या करते हैं ना, जो बाद में है सी हम इसको पहले लिखते हैं, वेक्टर ओ सी और माइनस वेक्टर ओ ए, ये हमें मिल करके क्या देता है, ए सी वेक्टर देता है। ठीक है, तो यहाँ से लिख दो माइनस कर, ओ सी वेक्टर क्या है, 3i कैप प्लस जे माइनस के, और माइनस ऑफ वेक्टर ओ ए, तो ए का माइनस के साथ लिख दो तो माइनस आई माइनस 2j, तो 3i माइनस आई 2i, और यहाँ पे माइनस जे माइनस के, तो ये हो गया वेक्टर ए सी। उसी तरीके से सिमिलरली हमें क्या चीज़ चाहिए, हमें वेक्टर बी डी चाहिए। देखो हमें वेक्टर बी डी से काम चल जाएगा क्या, हाँ ए सी इस डायरेक्शन में हो जाएगा ये वाला, यदि देखें, और बी डी इस डायरेक्शन में। ठीक है, इस तरीके से होना चाहिए, तब तो डॉट पट लेंगे। तो बी डी होगा तो बी डी क्या करेंगे, ओ डी माइनस ओ बी, जो पहले है जो इधर वाला है उसको पहले लिखो, जो बाद वाला है इधर लिखना है। तो ओ डी वेक्टर क्या है हमारे पास, आई कैप प्लस जे कैप माइनस 2k कैप, अब माइनस वेक्टर हो भी तो माइनस के साथ, तो माइनस माइनस प्लस आई कैप है ना, प्लस जे कैप माइनस के कैप, आई 2i प्लस 2j और माइनस 3k, ये क्या चीज़ हो गया, बी टी हो गया। अब क्या करना है, दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट ले लेना है, और फाइनली 1/2 से इसके मैग्नीट्यूड निकाल करके, तो अब देखो अब हमें मिल गया जो हमें चाहिए था, ये मिल गया है ना। और एक दूसरा जो इन्फॉर्मेशन हमारे पास है ये है। तो तुम क्या करो, मान लो कि तुम्हारे पास d1 वेक्टर है, ये मान लो d2 वेक्टर है। अब नहीं हो जाएगा, हो जाएगा। चलो फर्दर हम आगे सॉल्व नहीं करेंगे, बस समझाना मेरा काम था किस तरीके से। यहाँ में हम पोजीशन वेक्टर के लिए आया था, इस क्वेश्चन का टच करने का पर्पस वही था, पोजीशन वेक्टर। बाकी तो सॉल्व करने क्वाड्रेंट वगैरह ये तो सबको आता है कि नहीं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन एक देखते हैं, या फिर क्वेश्चन नहीं देखते हैं, अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ज़्यादा क्वेश्चन देख लिए हैं, अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो आता है लीनियरली डिपेंडेंट वेक्टर। लीनियरली डिपेंडेंट वेक्टर, ये लीनियरली डिपेंडेंट वेक्टर क्या होता है, जैसे इसमें 2-3 केस है। पहला केस समझो कि इफ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी आर पैरेलल या फिर कोलिनियर, कोलिनियर समझ में रहा है, एक ही लाइन में। ठीक, तब क्या होता है, यदि कोलिनियर है ना, तो उस केस में क्या होता है, कोलिनियर, और एक और कंडीशन हो कि एक्स ऑफ वेक्टर ए प्लस ऑफ वाई ऑफ वेक्टर बी ये इक्वल टू 0 हो, तो
इस केस में हम क्या बोलेंगे, x प्लस वाई जो होता है वो इक्वल टू 0 है। x प्लस वाई इक्वल टू 0 है, इसका कहने का मतलब कि ये लीनियरली डिपेंडेंट है। कहने का मतलब कि ये लीनियरली डिपेंडेंट हो गया। दूसरा चीज समझो, इफ वेक्टर a एंड वेक्टर b आर नॉन पैरेलल, क्या है, नॉन पैरेलल है, नॉन पैरेलल वेक्टर ना, एंड x ऑफ वेक्टर a प्लस y ऑफ वेक्टर b ये 0 है, इस केस में क्या होगा, ये देन x भी 0 होगा और y भी 0 होगा। x और y क्या होता है, दोनों 0 होता है। ये कब होगा, जब लिनियरली डिपेंडेंट पर बात आए। इस चीज को हमेशा ध्यान रखना, ये जो देन के बाद हम जो लिख रहे हैं ये कब होगा, जब ये लिनियरली डिपेंडेंट वेक्टर की बात हो रही हो। ये कब होगा, जब लिनियरली डिपेंडेंट वेक्टर होगा, तभी ये जो देन वाला हम लिख रहे हैं ये और ये, तभी ये पॉसिबल होगा। ठीक है, यहां तक क्लियर है। काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये सब। नेक्स्ट समझो, नेक्स्ट में क्या है, जैसे मान के चलो ना कि कुछ वेक्टर है और ये सारे वेक्टर एक ही प्लेन में है। जैसे ये मान चलो वेक्टर बी है लेकिन एक डायरेक्शन में नहीं है, और ये वेक्टर बी है। ठीक, इस तरीके से ऐसा समझो कि इफ थ्री वेक्टर है ना, वेक्टर ए, वेक्टर बी एंड वेक्टर सी आर कोप्लानर, ये क्या है, कोप्लानर वेक्टर है, यानी कि एक ही प्लेन में है, एंड x ऑफ वेक्टर a प्लस y ऑफ वेक्टर b प्लस z ऑफ वेक्टर c इक्वल टू 0, तो तब हम क्या बोलेंगे, देन इस केस में क्या होता है कि तीनों के कोफिशिएंट का सम इक्वल टू 0 होता है। तीनों के कोफिशिएंट का सम क्या होता है, इक्वल टू 0। ठीक है ना। लास्ट पॉइंट इसका, इफ वेक्टर a वेक्टर b जस्ट इसका अपोजिट एंड वेक्टर c आर नॉन कोप्लानर एंड, लेकिन ये चीज है x प्लस वाई वेक्टर b प्लस जेड ऑफ वेक्टर c इक्वल टू 0, देन तब क्या हो गया, x y और z तीनों ही क्या होगा, 0 होगा। तीनों ही क्या होगा, 0 होगा। किसके लिए है, ये तभी होगा, ये बात हम बार बार बोल रहे हैं, ये किस केस में है, ये किस केस में होगा वैलिड, जब ये किस केस में होगा वैलिड, ये वाला चीज किस केस में वैलिड होगा, जब लिनियरली डिपेंडेंट होगा। क्या होगा, जब लिनियरली, ये हम बार बार बोल रहे हैं, कभी तभी ये वैल्यू होगा, वैलिड होगा, जब लिनियरली डिपेंडेंट होंगे। कौन कौन, ए बी सी ये सब डिपेंडेंट। ठीक है ना, ये बार बार हम बोल रहे हैं, ये किस केस में वैलिड होगा, लिनियरली डिपेंडेंट वाले केस में। तब मतलब लिनियरली डिपेंडेंट तो यही है कि ए बी सी है, तो ये होता है तो लिनियरली डिपेंडेंट है, लिनियरली डिपेंडेंट। इसका मतलब यही होता है कि जब इस तरीके का हो जाए तो इस केस में ये इक्वल टू 0 हो जाए। ये सेकंड वाला केस है, समझो। एक लिनियरली डिपेंडेंट कहने का मतलब यहाँ क्या लिखना चाह रहे हैं हम, यदि दो वेक्टर हैं, दोनों नॉन पैरेलल है, और वेक्टर एक्स ऑफ वेक्टर ए प्लस वाई ऑफ वेक्टर बी इक्वल टू 0 है, तो यदि हम चाहते हैं कि ये वेक्टर ए और वेक्टर बी लीनियरली डिपेंडेंट हो, लीनियरली डिपेंडेंट होने के लिए एक्स और वाई जो होना चाहिए 0 होना चाहिए। बस इसका कहने का मतलब यही है। पहले वाला समझो कि दो वेक्टर है, दोनों कोलिनियर है, और एक्स ऑफ वेक्टर ए प्लस वाई ऑफ वेक्टर बी इक्वल टू 0 है। हम चाहते हैं ना कि वेक्टर ए और वेक्टर बी क्या हो जाए, कोलिनियर हो जाए। ठीक है, क्या हो जाए, सॉरी, वेक्टर ए और वेक्टर बी क्या हो जाए, कोलिनियर तो है ही, लीनियरली डिपेंडेंट हो जाए। तो किस केस में होगा,
तो फर्स्ट वाले केस के लिए लीनियरली डिपेंडेंट करना होगा वेक्टर ए और वेक्टर बी को, तो वो तभी होगा जब x प्लस वाई इक्वल टू क्या हो जाए, 0 हो जाए। तो ये लीनियरली डिपेंडेंट के अलग अलग केस हैं, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये होता है। ठीक, देखो एक क्वेश्चन करेंगे, उससे थोड़ा बहुत क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। तो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन हम लिख देते हैं। ये हमारे पास क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन के इंफॉर्मेशन को देखो, क्या क्या गिवन है कि वेक्टर ए और वेक्टर बी ना नॉन पैरेलल है। पहला इंफॉर्मेशन जो गिवन है क्या है कि दोनों वेक्टर क्या है, नॉन पैरेलल वेक्टर है। और देखो ये इंफॉर्मेशन दे रखा है, यानी कि नॉन पैरेलल है ना, तो इसमें से हम ये बोल सकते हैं कि केस 2 मिलता जुलता दिख रहा है, नॉन पैरेलल है। और ये वाला भी कुछ इधर दिख रहा है, देखो कैसे दिख रहा है कि इसको यदि हम थोड़े से अरेंज वे में लिखने की कोशिश करें तो 2 वेक्टर ए के साथ वेक्टर ए वाला लिखते हैं, सॉरी ये लैम्डा वेक्टर ए है, लैम्डा वेक्टर ए है, और -3 वेक्टर बी माइनस ऑफ म्यू वेक्टर बी इक्वल टू 0। तो यहाँ से 2 प्लस लैम्डा वेक्टर ए माइनस ले लो तो 3 प्लस म्यू वेक्टर बी इक्वल टू 0। तो हम यहाँ क्या कर दें कि 2 प्लस लैम्डा वेक्टर ए और प्लस करके इधर -3 माइनस म्यू वेक्टर बी इक्वल टू 0। क्या इसको समझ पा रहे हो कुछ? अब समझने की कोशिश करो कि हमारे पास पैरेलल भी है ना, पैरेलल वाला भी केस है, और साथ साथ ये भी बोल रहा है कि सम 0 है, इक्वल टू सम इक्वल टू 0 है कि नहीं, 0 है। तो यानी कि लीनियरली डिपेंडेंट वाला केस हो रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि एक्स और वाई क्या हो जाएंगे, 0। देखो ये चीज बोलने का मतलब कि लीनियरली डिपेंडेंट है, इसका मतलब कि हम यहां से बोल सकते हैं, ठीक है, यहां से हम क्या बोल सकते हैं कि चूंकि यहां नॉन पैरेलल गिवन है, ये चीज भी है, और चूंकि ये चीज तो है, ये सेटिस्फाई कर गया, और ये भी गिवन है कि चूंकि इट इज नॉन पैरेलल, इसलिए हम क्या बोल देंगे कि 2 प्लस लैम्डा इक्वल टू 0 एंड -3 माइनस म्यू इक्वल टू 0। तो यहाँ से लैम्डा इक्वल टू हो गया -2 एंड यहाँ से म्यू इक्वल टू क्या हो गया, -3। तो हम क्या कर लिए, यहाँ से लैम्डा और म्यू फाइंड कर लिए। तो लैम्डा और म्यू फाइंड कर लिए, तो हमें ये फाइंड करना था। तो 2 इंटू -2 प्लस 3 इंटू -3, यहाँ -4 -9 -13। इस तरीके से इसको सॉल्व करना था, इस तरीके से सॉल्व करना हो गया। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है जो हमारे पास ना, और इससे और सारे रिलेटेड क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट पार्ट में करेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक स्टार्ट होने वाला है, ठीक है ना, नेक्स्ट टॉपिक हम लोग एंगल बाइसेक्टर करेंगे। थोड़ा बहुत पढ़ लेना अपने से, ठीक है। एंगल बाइसेक्टर करेंगे, क्या करेंगे, और कहीं पे भी दिक्कत आए तो इस वीडियो में कमेंट करना, कहीं यहाँ पे प्रॉब्लम है तो हम उसको अगले पार्ट में हम क्या करेंगे, उसको सही करने की कोशिश करेंगे यदि आएगा तो। या ऐसा होता है ना कि जैसे कि हम क्या करते हैं कि जैसे कि नेक्स्ट पार्ट जैसे कि इसके साथ ही जस्ट हम बना लेते हैं, तो यदि उसमें नहीं सॉल्व कर पाए तो हम अलग से जो तुम्हारा डाउट होगा उस डाउट को अलग से वीडियो बना करके हम वीडियो में डिस्कस करके उस डाउट को हम क्या करेंगे, अपलोड कर देंगे, ठीक है ना। तो उसका चिंता नहीं करना, बस कमेंट कर देना कहाँ डाउट है, क्या है, कहीं पे भी, इंस्टा पे भी, क्योंकि सारा चीज़ सॉरी इसका जो क्या बोलते हैं यूट्यूब चैनल का जो ये डिस्क्रिप्शन है उसमें ऑलरेडी है ना, टेलीग्राम से लेकर के सबका ये है, टेलीग्राम से भी ऐड हो जाओ, वहाँ पे सारे नोट्स तुमको मिल जाएंगे, ठीक है ना। तो नेक्स्ट में एंगल बाइसेक्टर स्टार्ट करेंगे और इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन भी करेंगे लीनियरली डिपेंडेंट से, ठीक है। तब तक के लिए इसको रुक के रखते हैं।